नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन समान अध्ययन के आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ सभी एग्जामों में जो है ये जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से मिला के करंट अफेयर्स और सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिलाए गए हैं। तो यहाँ पे जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को द कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो CFPB का प्रमुख नामित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है राहुल सचदेवा, बी है रोहित चोपड़ा, सी है मोहन अग्रवाल एंड डी है दिनेश चक्रवर्ती। इन चारों में से कौन है जिसको CFPB का जो है द कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो है प्रमुख नामित किया गया है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो दिए गए है वो राइट आंसर है, रोहित चोपड़ा। तो भारतीय मूल के रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सरकार ने जो है 13 फरवरी 2021 को, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। 13 फरवरी 2021 को जो है इनको ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का प्रमुख नामित किया गया है। रोहित जो है वो अगले 5 वर्षों तक इस पद पर जो है वो बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर है? ए है 53वें, बी है 98वें, सी है 50वें एंड डी है 60वें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से नंबर पे है, तो ये आपको बताना है। तो जिन्होंने करंट का क्वेश्चन है, ये करंट तैयार किया होगा तो वहाँ पे पता होगा कि ये फरवरी में जो है बताया गया था कि 3 फरवरी 2021 जो है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। इस सूचकांक में 4 स्थानों के साथ सुधार के साथ भारत का स्थान जो था वो 50वां हो गया था। पहले जो था 2020 में वो 54वें नंबर पे था, लेकिन 4 अंकों के सुधार के साथ 50वें रैंक पे पहुंच गया है। और यही जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में सी ऑप्शन, 50वें रैंक पर। तो ये जो है इस सूचकांक में दक्षिण कोरिया जो था वो शीर्ष स्थान पे था। तो इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला रैंक किसका था? तो दक्षिण कोरिया पूछा जा सकता है। और जबकि ईरान जो था वो लास्ट पायदान पे था। तो ईरान जो था वो लास्ट पायदान पे और फर्स्ट रैंक पे जो था वो दक्षिण कोरिया था। तो ये 2 याद रखेंगे। साथ ही साथ भारत का इनोवेशन इंडेक्स 2021 में रैंक कितना था? तो 50 था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशियों में आधुनिक रीत पर दूतावासों की स्थापना की थी? ए है हैदर अली, बी है मीर कासिम, सी है शाह आलम सेकंड एंड डी है टीपू सुल्तान। तो प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कमेंट करते रहें जिनको भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक रीतों पर जो है दूतावासों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, बी है द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, सी है 1857 टी.आर. होम्स एंड डी है स्कोपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1807 R.C. मजूमदार। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मैच नहीं कर रहा है। 1857 टी.आर. होम्स की नहीं है, बाकी सभी जो दिए गए हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर की है, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है, स्कोपी म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1807 R.C. मजूमदार की है। तो ये चारों जो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिए गए वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 96। एक पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए उनमें चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ये कमेंट करते रहें जिनको भी आ रहा है। तो एक पेड़ की आयु
पता करने के लिए उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में उपस्थित वार्षिक छल्लों से, एंड डी है कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, ये कमेंट करते रहें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए जो है वर्तमान में उपस्थित वार्षिक छल्ले जो हैं वो कितने पड़े हुए हैं, उनको हम काउंट करके जो है एक पेड़ पौधे की जो है आयु का पता लगा सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 96 में वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है? ए है गाजर, बी है मटर, सी है चावल एंड डी है पालक। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो कमेंट करते रहें। एग्रीकल्चर की ये क्वेश्चन है जो कि ये आपके जीएस के रूप में जो है क्वेश्चन शामिल कर लिया जाता है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है उनका राइट आंसर है पालक जो है वो अच्छा लौह का स्रोत है इन चारों में से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, सी है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, एंड डी है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे भारतीय संविधान के जो है किस सूची संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह जो हो जाएगा कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे राज्य सूची से जो है हटा के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था समवर्ती सूची में। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा इसमें प्रसंख्या 98 में वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में शामिल है? ए है 6ठी अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, है सी है 8वीं अनुसूची, एंड डी है 9वीं अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 99 की अगर हम लोग बात करें तो 99 जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संविधान में किस अनुसूची में उल्लेख किए गए कि उनकी शक्तियों का जो है बंटवारा किया गया है किस अनुसूची में? तो वो चार ऑप्शन दिए गए 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। इसमें में से राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो राइट आंसर है। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र तथा राज्य की विधायी शक्तियों का जो है वो बंटवारा का उल्लेख है, इसलिए राइट आंसर जो है वो आपका सी बी ऑप्शन जो दिया गया है 7वीं अनुसूची वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है उसको चयन करना है। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया है अधिनियम, भी है सूची जो है अधिकांशता आधारित। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वो किस पे आधारित था? चार ऑप्शन है उसमें से आपको मैच कराना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वाधीनता अधिनियम 1947। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? अगर यहाँ बात करें तो राइट आंसर जो होगा इसमें 100 में वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 में जो राइट आंसर है वो आपका बी आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर है। स्वाधीनता अधिनियम 1947 जो है वो आपका माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो चौथे नंबर पर जो दिया गया है माले मिंटो सुधार। और यहाँ पे जो राइट आंसर है बी और सी में, तो बी जो था आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 ये आपका हो जाएगा मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो होगा वो साइमन कमीशन रिपोर्ट द्वारा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो आपका बी आंसर जो दिया गया है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, सी है भारत का प्रधानमंत्री, एंड डी है संघीय वित्त मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 101 में जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें
वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है भारत का राष्ट्रपति रखवाया गया। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन जो दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जीएस वेदी वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक हैं। बी है द्विजेंद्र नारायण झा प्रसिद्ध इतिहासकार थे। सी है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 में कौन सा गलत है, यहाँ पे आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है वो आपका सी आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 10 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। यही कथन जो दिया गया है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है कि फरवरी 2021 में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का जो है सफल परीक्षण किया है। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गजनवी का सफल परीक्षण जो है वो किसने किया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश एंड डी है अफगानिस्तान। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिए गए राइट आंसर है। पाकिस्तान ने जो है 3 फरवरी 2021 को जो है गजनवी सतह से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो किया गया। गजनवी मिसाइल जो है 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को जो है वो नष्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 103 में बी ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघई विलिमोरा के बीच 107 वर्ष पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित तीनों ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? ए है पंजाब, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात एंड डी है झारखंड। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें तो यहाँ पे पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित तीनों ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 104 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो दिए गए है गुजरात, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी 2021 को शुरू हुआ? ए है चाइना, बी है पाकिस्तान, सी है अमेरिका एंड डी है बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 105 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ये जो है राइट आंसर इसमें क्वेश्चन नंबर 105 में जो होगा वो आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है? ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है गुजरात, डी है कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो राइट आंसर हो जाएगा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है शिवम सहकारी बैंक जो कि महाराष्ट्र में थी इसको लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, किस देश ने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है? ए है चाइना, बी है बांग्लादेश, सी है नेपाल एंड डी है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 107 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय जो है वो नेपाल ने लिया है। तो राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, कथन ए है यदि एक जात विलुप्त हो जाती है तो उसके साथ अविकल्पी सहयोगी पादप जंतु जातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। कारण आर, जब एक पोषक मछली की जात विलुप्त हो जाती है तो इस पर आश्रित विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सत्य व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सत्य व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी है ए और आर दोनों
जो है सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ए और आर दोनों कथन जो दिए गए हैं वो सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? ए है भूमंडलीय टपन, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है मीथेन। तीन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा वो कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें हम अगर, तो 109 में जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110 में जो पूछा गया है, यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों जो हैं वो सत्य होंगे। हमने तीसरा ही जो है वो बताया था, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कूट के यहाँ दिया गया है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो आपका 2 और 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए है सूची वायु प्रदूषक, बी है सूची प्रभाव, फ्लोरोकार्बन का प्रभाव क्या पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है, सीसा का यौगिक प्रभाव क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव क्या होता है। इन चारों को जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात करें 110 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान, और इसके बाद जो है आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा होता है, सीसा का यौगिक मानव तंत्र के लिए होता है नुकसानदायक, और तो ये हो जाएगा नुकसानदायी है। और यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका हो जाएगा, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव जो है वो वायुमंडल के ओजोन परत को ह्रास के लिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है वो अम्लीय वर्षा में होता है। सीसा का यौगिक जो है वो मानव तंत्रिका तंत्र को नुकसानदेह करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो आपका सी आंसर जो दिए गए वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी थी? चंद्रशेखर, पीवी नरसिंहम राव, सी है जसवंत सिंह, एन डी सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। पीवी नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने 1992 6 दिसंबर को अयोध्या पुस्तक जो है वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, माइकल फिलिप्स तैराकी, मारिया सारापोवा बैडमिंटन, मोहम्मद आसिफ क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 112 में जो राइट आंसर है मारिया सारापोवा जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमा है, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें सैल गैस उपलब्ध है, सी है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंडों को मीटियोरस की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 113 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 113 में जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर जो दिया गया है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। शक्तियों कारक निर्मित स्थल रूप: नदी, बहता हुआ जल, इंसेल वर्ग, भूमिगत जल, नाइटक, हिमनद, डोलाइन, डी है पवन, प्राकृतिक तटबंध। इन चारों में से आपको बताना है कि इन शक्तियों के कारण किसका निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे कूट के माध्यम से आपका चयन करना है, तो कूट के माध्यम से चयन करते हैं मगर लोग। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है कूट वो है इस तरीके से, ए दिया गया है 1 2 3 4, बी है 2 4 1 2, सी है 3 1 4 2, एंड डी है 4 3 2 1। तीन चारों में से जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 114 में वो आपका डी आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर होगा 4 3 2 1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
तो नदी बहता हुआ जल जो है वो प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा। इसके बाद भूमिगत जल की बात करें हम लोग अगर यहाँ पे, तो भूमिगत जल जो है वो डोलाइन हो जाएगा। 4 3 ये हो गया। हिमनद जो है नुनाटक है और पवन जो है इंसेलवर। ये जो है इस तरीके से मैच होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में, काला सागर में, उत्तरी सागर में। तो क्वेश्चन नंबर 115 में जो राइट आंसर होगा, तो माल्टा देश भूमध्य सागर में स्थित है। यह मात्र 316 किमी क्षेत्रफल वाला देश है। तो ये जो है भूमध्य सागर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये बी आंसर जो दिए गया है यहाँ पे वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिल्ले ही होते हैं। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। एंडी है, उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होते। 3 का ऑप्शन दिए गए हैं। इनका कमेंट बॉक्स में जो है आपको उत्तर देना है। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी आपको जो है उत्तर देना है। तो प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, प्रश्न जो है इस तरीके से हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बताना है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य कब तक जीवन प्रत्याशा को जो है 67.5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिस्कोर्स में महत्वपूर्ण है और ये करंट के रूप में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो फिर से प्रश्न को एक बार सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य कब तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 से लेके बढ़ाकर जो है 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 ऑप्शन है, वर्ष 2024, 2022, 2025 और 2028। इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।